Good morning, student. Today we will start BCom part first, ABST paper first. अपना टॉपिक है वो कंपनी अकाउंट का है और कंपनी अकाउंट में हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर्स कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल में अपने को इक्विटी शेयर्स को इश्यू करना, इसके बाद इश्यू करने के बाद फॉरफीचर करना और उसके बाद रीइश्यू करने तक की कार्रवाई अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में कंप्लीट करनी है। ये यूनिट नंबर किसमें है? सेकंड में है, जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी। यूनिट नंबर सेकंड में कंपनी अकाउंट है। कंपनी अकाउंट में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, ये 3 पॉइंट थे। प्रेफरेंस शेयर्स है वो लास्ट ईयर से हटा दिए गए। अब अपने को इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर 2 टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम तैयार करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। रीइश्यू तक की कार्रवाई करनी है, ठीक है। शेयर्स किस प्रकार से इश्यू किए जाते हैं, रीइश्यू तक की कार्रवाई करके बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा अपना इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स में तो जो हम कंपनी है, तो कंपनी में जो इनकम का फर्स्ट सोर्स है वो है शेयर कैपिटल, ठीक है। और शेयर्स कैपिटल में इक्विटी शेयर्स और क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। जब ओनली शेयर्स की बात करें तो हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर है तो बोलेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अन्यथा शेयर्स का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर्स। अब देखिए, आपको इतना पूछा जा सकता है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या अंतर है, ये आपको सेक्शन ए में 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा कि इनमें अंतर क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली बात है, ये सभी को पता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे ये शेयर्स इश्यू करने की कार्रवाई। न्यूमेरिक पोर्शन पर आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को आप अपने बुक से रिवीजन करके आते हैं, जिससे आपके ये रहे कॉन्फिडेंस कि 11th 12th में हमने कंपनी अकाउंट, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर जो पढ़े थे वो थोड़े आपको याद है, ठीक है। कल वाली क्लास में मैंने आपको रिमाइंड करवाया था कि आपको ये सभी आते हैं, वो एंट्री आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की। अब हम जीरो बेस से फिर स्टार्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स इश्यू करना, ठीक है, और रीइश्यू तक की कार्रवाई, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए मैं एक छोटी सी थीम बताता हूँ चैप्टर को किस प्रकार से करना है। जैसे ही अपन कोई न्यूमेरिक इश्यू करना स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट अपने माइंड में ही सेट करना होता है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाए। इसका मतलब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पता हो कि ये स्टेप है, इस स्टेप से उसको करना है, तो आप इजी में उसको कर सकते हो। और यदि आपको उसके स्टेप ही नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर अभी स्कूल में आप क्या कहते हैं, रटाफिकेशन भी करके काम करते थे कि ये इसको याद कर लेते हैं। बट अब अपने कॉलेज एजुकेशन में आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है कि भाई ये कैलकुलेशन अपन करें, इसके स्टेप क्या है, ठीक है। फर्स्ट ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ये सभी बातें अपने माइंड में क्लियर है तो हम इस प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी न्यूमेरिक कर रहे हैं इसमें अपने को ये पता हो कि ये इसके स्टेप क्या है, अकाउंट के अकॉर्डिंग किस स्टेप से इसको हल करना है और इसका क्या रिजल्ट है, ठीक है। क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सभी बातें अपने को पता। यस, हम बात करते हैं कंपनी। तो इसकी एक छोटी सी अपनी थीम अपने माइंड में रखनी है और उसके अकॉर्डिंग ही एंट्रियां क्रिएट करनी है। तो मैं कहूँगा रखने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपको ही ध्यान में रहेगा कि इसके बाद ये एंट्री की जाती है। इसको 50% बच्चों को तो ये नहीं पता है कि कौन सी एंट्री इसके बाद कौन सी एंट्री की जाती है, स्टेप नहीं पता है, ठीक है। तो अपने को स्टेप पहले कंसेप्ट क्लियर करना है किस प्रकार से किया जाता है। अब ये कंपनी है तो देखिए, बिजनेस का रूप है, उसमें पर्सनल बिजनेस जो एकल व्यवसाय, ठीक है, फिर साझेदारी, फिर ये कंपनी, ठीक है।
तो एकल में कंट्रोल में रहता है, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, पूंजी की कमी नहीं रहती है, शॉर्ट पूंजी की आवश्यकता होती है। वो एकल में। साझेदारी में क्या है, इससे अधिक पैसे की जरूरत होती है और सबसे अधिक पैसे की जरूरत होती है कंपनी। ठीक है, कंपनी में क्या होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, साझेदारी से छोटा स्ट्रक्चर होता है और पर्सनल बिजनेस सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बिजनेस का तो बड़ा स्ट्रक्चर है कंपनी। तो कंपनी में अपने को क्या करना है, कंपनी में रजिस्ट्रेशन कैसे, जैसे पर्सनल बिजनेस कोई करना चाहता है तो कैसे करेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी शॉप है ओपन कर लेगा। नॉर्मल ट्रीटमेंट में वो नॉर्मल फॉर्मेलिटी में वो कंप्लीट कर दिया जाता है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। अपनी पॉलिसी, वो पर्सन जो व्यक्ति है, वो व्यापारी है, वो अपनी नीतियाँ बनाता है, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करता है। डिसीजन भी वही लेता है, उसको इधर उधर से डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं डिसीजन लेता है, तुरंत कार्रवाई की जाती है, कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये छोटा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद यदि इससे बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है तो फ्रम में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, जिसको आप पार्टनरशिप बोलते हो। और उसमें भी ये 2-5 जो व्यक्ति होते हैं वो मिलकर अपने नियम बनाते हैं, फॉलो करते हैं और अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। ठीक है, बड़ा स्ट्रक्चर लार्ज स्केल पर करना होगा तो फिर कंपनी का निर्माण करना होगा। ठीक है, तो कंपनी का निर्माण करोगे आप, लेने से पड़ी है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, पर्टिकुलर कोई पर्सन इसका मालिक नहीं है। आर्टिफिशियल जो कंपनी है ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका मतलब अपने नाम से क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। ठीक है, ये भी है कि मिस्टर एक्स इसका मालिक है, मिस्टर वाई इसका मालिक है, ये अपने नाम से, जैसे मैंने लिख दी ABC लिमिटेड, तो इसका मतलब ABC लिमिटेड अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, डील कर सकती है, पेमेंट कर सकती है, पेमेंट ले सकती है, सभी ट्रांजेक्शन ये अपने नाम से कर सकती है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रूप से तो कंपनी का कोई ओनर नहीं होता है, मालिक नहीं होता है। ठीक है, बट इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के जो मालिक कौन होते हैं, जिनके पास अबव 51% शेयर्स होते हैं। कौन से शेयर्स, इक्विटी शेयर्स होते हैं, वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। ठीक है, 51% या इससे अधिक जिसके पास भी कंपनी के शेयर्स है वो कंपनी का इनडायरेक्ट से मालिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वोटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और वोटिंग सिस्टम में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं इसमें बहुमत से लिए जाते हैं और मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन प्लान बनते हैं। ठीक है, तो जिसके पास 51% है, ऐसे अधिक है, वो जैसे कहेगा वैसे ही वो नियम फॉलो किए जाएंगे, वैसे ही नियम क्रिएट किए जाएंगे, वैसे ही रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब वो चाहेगा वैसे ही ऑपरेट होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो कंपनी क्या है, लार्ज स्केल पर बिजनेस है। अब इसमें प्राइवेट कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी, ये दे रखा था आपको, मैंने होमवर्क दिया था ना, उसमें आपने पढ़ाई, वो सभी थ्योरी की बातें थी। अब कंपनी का मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कोई भी व्यक्तियों के समूह मिलकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो प्राइमरी वो फॉर्मेलिटी जो भी गवर्नमेंट की है वो फॉर्मेलिटी फाइल तैयार करके अपना रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ आवेदन करते हैं। और आवेदन करने के बाद जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है तो उसके बाद कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन दी जाती है। और बिजनेस स्टार्ट करने के परमिशन से अपना प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। कंपनी को बोला जाता है कि आप अपने शेयर्स मार्केट में इश्यू कर दीजिए। ठीक है, अपनी कंपनी को क्या बोला जाता है कि अपने शेयर्स मार्केट में इश्यू कर दीजिए। तो कंपनी अपने शेयर मार्केट में इश्यू करती है। ठीक है, और उनको टाइम दिया जाता है 30 डेज, 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप शेयर इश्यू करिए और 90% के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक है, जो इश्यू कर रहे हो उसके 90% के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है, ये बात। और यदि नहीं आते हैं 90% के लिए तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको विदिन 15 डेज में वो जो अमाउंट आपने कलेक्ट की है एप्लीकेशन मनी अमाउंट, उसको आपको रिफंड करना होगा 15 दिन के अंदर। ठीक है, आपको टाइम दिया जाता है कि आप शेयर अपनी इश्यू कर दीजिए मार्केट में और 90% एप्लीकेशन आने चाहिए।
यदि 90% से कम आते हैं तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बिजनेस स्टार्ट करने की जो परमिशन मिली थी उसको बंद कर दिया जाएगा, और इस बंद होने के आदेश के 15 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी अमाउंट को रिटर्न करना होगा, अन्यथा आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि 90% एप्लीकेशन आएंगे या नहीं आएंगे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने 10,000, इसका मतलब एप्लीकेशन कितने आने चाहिए, एटलीस्ट एप्लीकेशन आए। अब देखिए, हम भी किसी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में, बॉन्ड में, तो हम क्या करते हैं, पूरी इंक्वायरी करते हैं, और इंक्वायरी करने के बाद ही हम क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो भी आपकी जो कंपनी की इंक्वायरी हुई तो पता चला कि ये कंपनी तो नई कंपनी है, ABC लिमिटेड, तो पहले की कोई जानकारी नहीं है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, ये कुछ नहीं है, नई कंपनी, इसलिए नॉर्मली मार्केट में विश्वास नहीं किया जाता है। ठीक है, और जैसे हमें पता चले कि ये जो कंपनी है रिलायंस ग्रुप की है, रिलायंस ग्रुप की है या टाटा की है, इनकी कंपनी है, तो फिर क्या करते हैं, उसके शेयर्स ऑटोमेटिक मार्केट में आसानी से सोल्ड कर दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। और नई कंपनी है तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि नई कंपनी है वो क्या अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आप कह रहे हो कि 90% एप्लीकेशन नहीं आएंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, कंपनी की जो परमिशन मिली थी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि बड़े ग्रुप है वो ही अपनी कंपनी, जैसे अपन कहते हैं ना, ये कंपनी किसकी है, रिलायंस जियो किसकी, रिलायंस ग्रुप की है ये। अब आप लोग सर ये कंपनी आप कह रहे हो कि कंपनी का कोई ओनर नहीं होता है, फिर आप पर्टिकुलर ये ग्रुप के नाम कैसे बता रहे हो। तो स्टूडेंट आपको पता है जिसके शेयर 51% से अधिक शेयर जिसके पास होते हैं वो उसका इनडायरेक्ट से मालिक होता है। ठीक है, बट नॉर्मल ग्रुप यदि मिलकर काम करना स्टार्ट करे कि हम अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हैं, उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस की फर्स्ट कड़ी में क्या है, उन्होंने अपने मार्केट में शेयर इशू कर दिया 10,000। अब आगे का प्रोसेस है कि ये 10,000 इशू की, इसके लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए आपके पास एटलीस्ट 90%, कहने का मतलब 9,000 के लिए एप्लीकेशन आएगी तो आगे का काम होगा। अब मान लीजिए 9,000 के लिए नहीं आई तो आगे के 15 दिन में आपको इनके जितने, जैसे 5,000 एप्लीकेशन आई तो 5,000 के वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग में ही जब हमने बिजनेस स्टार्ट करना है प्रारंभ किया तो स्टार्टिंग में ही ये प्रॉब्लम आ गई, इसका मतलब तो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट होगा। तो इसके लिए भी हमें एक हेल्पलाइन दी है, उसको बोलते हैं अंडरराइटर। क्या बोलते हैं, अंडरराइटर। अंडरराइटर एक पर्सन हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनियां भी हो सकती है। अब ये अंडरराइटर क्या करता है, तो स्टूडेंट ये अंडरराइटर क्या करता है, गारंटी देता है किसकी, कि भी आपने जो शेयर इशू किए हैं इसके लिए एप्लीकेशन मार्केट से आएगी और नहीं आएगी तो ये अंडरराइटर परचेज करेगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम थी 90% वाली, ये प्रॉब्लम किसी को नहीं रहेगी, क्योंकि जो अंडरराइटर है वो काम करेगा, अंडरराइटर गारंटी देगा कि भी ये आपने जो शेयर इशू किए हैं मार्केट में उसकी एप्लीकेशन आएगी, और नहीं आएगी तो हम परचेज कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम थी 90% वाली ये आसानी से हल हो सकती है। ठीक है, परंतु ये जो अंडरराइटर है ये आपको गारंटी देते हैं, तो गारंटी देते इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है ये आपसे कुछ कमीशन देंगे, नॉमिनल कमीशन। तो ये जो कमीशन है 2.5 या 5% मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं,
ये है, ठीक है। शेयर्स पर 2.5, ये डिवेंचर पर 5%, मैक्सिमम इससे कम है तो कम दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो 90% वाली है तो हमने शेयर मार्केट में इशू किए और एप्लीकेशन आई, ठीक है। अब बात यह है कि एप्लीकेशन किस प्रकार के 3 केस में आ सकते हैं। हमने मार्केट में शेयर इशू किए 10,000, एप्लीकेशन कितने आए, ये मान लीजिए 9,000, एप्लीकेशन आया 10,000 और एप्लीकेशन आई 50,000। तो अपने जो न्यूमेरिक क्वेश्चन अपन करेंगे इस 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। 10,000 से इशू किए और 9,000 के लिए एप्लीकेशन है, आसानी से हम इनको शेयर अलॉट कर सकते हैं। 10,000 है और 10,000 के लिए ही एप्लीकेशन आए हैं, इसको भी इजी वे में हम शेयर अलॉट कर सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें रहेगी ओवर वैल्यूएशन, ठीक है, अधिक आए तो क्या करना है, ठीक है। जैसे किसी शॉप पर हम जाते हैं, उस बिजनेसमैन के पास 10,000 यूनिट है, तो 10,000 यूनिट तो वो सोल्ड कर सकता है, ठीक है। अब आपको अगर 9,000 भी कर सकता है, उसके पास है इतना स्टॉक, बट इसके अधिक यदि कोई आते हैं तो वो सप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास नहीं, ठीक है। जैसे अपन गैस सिलेंडरों की गाड़ी आती है, ठीक है, कभी कभी शॉर्टेज होती है तो वहाँ लाइनों में लगते हैं और उसके बाद लास्ट में जो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो लाइनों में उनको क्या करना होता है, उनको मना करना होता है कि अब नेक्स्ट डे ही आप ले पाओगे क्योंकि स्टॉक है वो फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। या फिर वो इस प्रकार की कतार लगा सकता है कि भी जिसका रजिस्ट्रेशन 5 दिन पहले है उनको दिया जाएगा, वो उनकी मैनेजमेंट है कि वो किसको अलॉट करता है, ठीक है। वही सिस्टम अपना रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। लेस देन है, कम है तो इजी वे में क्वेश्चन किया जा सकता है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो इसमें लेस देन स्थिति है, ये इक्वल की है, इक्वल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 है, 10,000 हम अलॉट कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टूडेंट ये ओवर वाले में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें अपना मैनेजमेंट करना होगा, अपनी इंटरनल पॉलिसी बनानी होगी कि हम ये 10,000 क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर बोल दीजिए 50,000 है और उसमें से हमें 10,000 को ही अलॉट करनी है, 40,000 को क्या करना है, मना करना है, उसकी अमाउंट रिफंड करनी है। तो उसको किस प्रकार से मना किया जाए, उसका अलग अलग सिस्टमेटिक तरीका है उसके अकॉर्डिंग। तो ये 3 सिचुएशन के अकॉर्डिंग है और वो 90% का है सिस्टम, वो आपको हमने बता दिया कि जो अंडरराइटर है वो गारंटी देता है और अंडरराइटिंग जो गारंटी देता है उसके लिए हम उसको कुछ प्राइस देते हैं, उस प्राइस को बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। तो जो अंडरराइटर है उसने जो गारंटी दी है उसकी एवज के लिए हम उसको जो पेमेंट करते हैं दैट इज अंडरराइटिंग कमीशन, समझ आ गया। तो ये अंडरराइटिंग क्या होता है, अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हमने शेयर इशू किए तो एप्लीकेशन ये कलेक्ट हुई, ठीक है। अब अपने शेयर्स की वैल्यू हमने रखी ₹100, ठीक है। अब 100 है तो इंडिया में हमने क्या सिस्टम कर रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति सेविंग करे, ठीक है। तो शेयर्स के 4 पार्ट रखे हैं नॉमिनल वैल्यू, जैसे इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100, तो भी हम कहें कि भी जिसको एक शेयर लेना है 100 रुपये दीजिए। हो सकता है एट ए टाइम उसके पास पैसे नहीं हो और वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, शेयर परचेज करना चाहता है, बट उसके पास 100 रुपये नहीं है, उसके पास 30 रुपये है, ठीक है। तो कहने का मतलब अपना इंस्टॉलमेंट में उसका पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी को ये आदेश है कि आप चाहो तो, ठीक है, कंपनी बोर्ड के द्वारा ये कहा है कि आप चाहो तो अपने शेयर्स को डिवाइड भी करके ले सकते हैं, क्योंकि जो पावरफुल है
कंपनियां उनके शेयर आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। जैसे ही मार्केट में आप इशू करोगे वो 1-2 घंटे में वो शेयर क्या होंगे, सोल्ड कर दिए जाएंगे। बट न्यू कंपनी है उसमें प्रॉब्लम रहती है, तो आप अपने शेयर्स को डिवाइडेशन कर सकते हो, जैसे 30, 20, 30, 20 इस प्रकार से। तो ये फर्स्ट जो पार्ट है उसको आप बोलते हो एप्लीकेशन, फिर बोलते हो अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और फिर सेकंड कॉल। तो इस प्रकार से अपने को मैक्सिमम 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट ही 100 रुपये कॉल कर सकते हो, यदि आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में अच्छी गुडविल है तो आप कर सकते हो। और आप चाहते हो कि भी हम सभी को बेनिफिट देना चाहते हैं, निम्न से निम्न वर्ग भी इसमें शामिल हो और अपने शेयर को परचेज करे, तो इसके लिए उनके लिए भी सहायता भी आप क्या कर सकते हो कि भी इसको हम इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में। तो इस प्रकार से 4 पार्ट किए गए। समझ में आ गया? केस क्या हो सकते हैं जब शेयर इश्यू करेंगे? तो एप्लीकेशन रिसीव्ड भी है, ये केस हो सकते हैं, ठीक है, डिवाइड किए। यदि हमारी कंडीशन और भी मजबूत है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रीमियम से भी दे सकते हैं, ठीक है, प्रीमियम पर, जैसे 10% प्रीमियम, इसका मतलब है 110 में हम सोल्ड करेंगे। मोस्टली प्रीमियम अलॉटमेंट में हम यहाँ ऐड कर देंगे इसमें सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मार्केट में शेयर इश्यू की। इश्यू करने के बाद मार्केट से एप्लीकेशन आएगी, ठीक है। अब एप्लीकेशन आएगी, हमारा हेड ऑफिस मान लीजिए वो हेड ऑफिस जयपुर में है। अब साउथ से अपने कस्टमर है, वो शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो साउथ से वो यहाँ कर्नाटक से यहाँ तो नहीं आ सकते हो जयपुर, क्योंकि एक शेयर परचेज करना है और एक शेयर की वैल्यू नॉमिनल है 100 रुपये। वहाँ से वो कर्नाटक से यहाँ जयपुर आएंगे, काफ़ी किराया भी लगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ही हम जब शेयर मार्केट में इशू करते हैं ओपन मार्केट में, तो हम ये कहते हैं कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है मोस्टली, ठीक है, तो कहीं से भी। तो इस प्रकार से हमारे शेयर सभी के लिए आसानी से अवेलेबल हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अपने एक बैंकर नियुक्त करते हैं, एक बैंक अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और बैंक मोस्टली सभी एरिया में होती है, तो हम जो सार्वजनिक पब्लिश कराते हैं कि हम ये कंपनी इतने शेयर मार्केट में इशू कर रही है, जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना एप्लीकेशन लगा सकती है, ठीक है। पर एप्लीकेशन हम फीस 30 लेंगे, ठीक है। और ये एप्लीकेशन आप SBI बैंक में, बड़ौदा बैंक में, ठीक है, तो SBI ब्रांच से आप ले सकते हैं। अभी SBI ब्रांच सभी एरिया में आपको मिलेगी, ठीक है। अब उसको जयपुर आने की आवश्यकता नहीं, तो वो बैंक में जाएगा और कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाएगा। जैसे मिस्टर X है, उसको 1000 शेयर परचेज करते हैं, तो 1000 × 30,000 रुपये वो कंपनी अकाउंट में जमा करवाएगा, मतलब उस बैंक में जाएगा, एप्लीकेशन लगाएगा और बैंक का जो क्लर्क है उससे वो मांगेगा 30,000 रुपये दे दीजिए, 1000 × 30, ठीक है, 30,000 रुपये लेगा, उसको फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, ठीक है। कहने का मतलब फॉर्म वहाँ फिलअप करेगा, उसको बैंक में जमा करो, ठीक है। अब बैंक वाले क्या करेंगे, 2-5 दिनों में क्या करेंगे, उस कंपनी के जितने भी एप्लीकेशन आए हैं वो हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर देंगे। 2-5-10 दिन जो भी उसका सिस्टम है उनके अकॉर्डिंग वो कलेक्ट करेंगे, और 30 दिन में जितने भी कलेक्ट हुए हैं वो कंपनी के हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब हेड ऑफिस में वो एप्लीकेशन आने के बाद, कंपनी का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर वो एप्लीकेशन आने के बाद वो क्या करते हैं, वो चेक करेंगे कि भाई किसने कितने एप्लीकेशन के लिए आवेदन किया है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन मनी है, तो कोई भी एप्लीकेशन लगाएगा कि भी मेरे को इस कंपनी के 2 शेयर लेने हैं, 5 शेयर लेने हैं, 10 शेयर लेने हैं, तो जहाँ लगाता है वो तो SBI बैंक में लगाएगा, ठीक है, जो भी बैंक आपने अप्रूव किए। तो बैंक का क्लर्क है वो आपके डॉक्यूमेंट को तो देखेगा ही, आपके एप्लीकेशन में आपने क्या लिखा है वो तो देखेगा ही, साथ में ही मैं काम क्या देखेगा कि मेरे को 2 लेने हैं, 2 × 30 वो कहेगा दीजिए 60 पे। और कहने का मतलब एप्लीकेशन वो लगाएगा
उसी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी जो एप्लीकेशन मनी पेमेंट करेगा। एप्लीकेशन मनी भी आपको एप्लीकेशन देके जाता है कि मेरे को 1000 शेयर दे देना, पैसे बाद में दे देंगे, उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे स्टूडेंट ये है कि अपने को ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, वो कभी एरियर नहीं रहती है। समझ में आ रही है ना बात? जितने भी एप्लीकेशन आते हैं तो एप्लीकेशन मनी अपने पास 100% आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे ये है इंटू 30, ये है इंटू 30, इसमें कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। देखो मैं 0 बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम रहती है, बच्चे क्या करते हैं इंटू 30 क्यों भैया? आपके पास एप्लीकेशन है 50,000, 50,000 है ना, तो 50,000 इंटू 30 करें। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि सर हमारे पास शेयर्स तो 10,000 है और एप्लीकेशन आपके पास 50 है, तो 50 इंटू 30 क्यों करें? हमारे पास शेयर्स ही 10,000। बिल्कुल आपके पास 10,000 है, बट एप्लीकेशन कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी आ जाती है, वैकेंसी आती है ना, गवर्नमेंट की इनकी वैकेंसी आती है, तो उसमें कहते हैं कि पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए 5। तो ये थोड़ी है कि आरपीएससी वाले मना कर देते हैं कि भाई 5 ही है, 5 आवेदन के बाद एप्लीकेशन नहीं लेते। 50,000 एप्लीकेशन आती है, 10 लाख एप्लीकेशन आती है, सभी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है। एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी आती है। और सिलेक्ट कितने होते हैं? जैसे 5 है तो 5 को ही लेंगे। ठीक है, तो वो ये नहीं मना थोड़ी करते हैं कि भाई 5 है इसके बाद हम एप्लीकेशन नहीं लेंगे। इसलिए ध्यान रखना, फर्स्ट एंट्री किससे होती है? नंबर ऑफ एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है, फर्स्ट एंट्री किससे होगी? एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है? ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन शेयर्स में कितने एप्लीकेशन के लिए हैं वो इनटू एप्लीकेशन कॉल मनी। ठीक है, एप्लीकेशन पर आपने कितना किया उससे इंटू करके आपको करना है। आप ये नहीं देखना कि कंपनी के पास पोजीशन कितने शेयर्स है, अधिक है कम है, आपके पास एप्लीकेशन कितने हैं उसको मल्टीप्लाई करके आप। समझ वाली ना बात? ये तो है एप्लीकेशन की कहानी। तो एप्लीकेशन में अपने को एप्लीकेशन मनी किस तरीके से स्टूडेंट काउंट करनी है? एप्लीकेशन शेयर्स इनटू एप्लीकेशन और अमाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन आप कितना लेना चाहते हो उसको आप मल्टीप्लाई करके बताइए। ठीक है, तो ये काम अपने को ध्यान रखना है। तो अब कहाँ तक पहुँच गए हैं? एप्लीकेशन आ चुके हैं बैंक में, बैंक वालों ने क्या किया? एप्लीकेशन को कलेक्ट किया और वो टाइम पीरियड 30 दिन, मैंने कहा था 30 दिन के अंदर ये काम है, तो 30 दिन में कलेक्ट करके वो सभी SBI से वो डाटा कहाँ से ले जाएंगे? वो अपनी कंपनी के हेड ऑफिस में आएंगे। फिर कंपनी के जो क्लर्क है वो उन एप्लीकेशन को चेक करेंगे और एप्लीकेशन में देखेंगे कि भाई किसने कितने के लिए आवेदन किए। ठीक है, और उसके बाद टोटल लिख रहेंगे कि टोटल एप्लीकेशन कितने आए हैं अपने पास। उसमें ये 3 केस हो सकते हैं, लेस देन, इक्वल और मोर देन। ठीक है, 3 केस में हो सकते हैं एप्लीकेशन, क्योंकि अलग अलग ब्रांचों के अलग अलग बैंकों की डिटेल आएंगे, फिर वो कंसोलिडेट करेंगे, कंसोलिडेट करके डिक्लेयर करेंगे कि भी इस पीरियड में इशू वाले जो हमने शेयर इशू किए थे, इस 30 डेज के पीरियड में हमारी कंपनी के टोटल एप्लीकेशन कितने हैं, और उसमें 3 केस हो सकते हैं, लेस देन, मोर देन और इक्वल। ठीक है, और उसके बाद आगे का काम स्टार्ट किया जाता है कि अब उसको क्या करना है। ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम, इक्वल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल है 10,000 है, 10,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं उसमें है हम इक्वल, ये तो है नहीं भाई इक्वल करेक्ट लिखने हैं, ये तो अपना बुक में क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट जब अपने को मिलते हैं। ठीक है, और कम आ सकते हैं और अधिक भी आ सकते हैं। ठीक है, नई कंपनियां होती हैं उनके कम आते हैं। ठीक है, मोस्टली देखने को मिलते हैं। और उसके बाद अच्छी कंपनियां होती है, या जैसे कंपनियों की गुडविल मार्केट में या पहले से कंपनी है उसकी ही एक नई कंपनी और ओपन की है, तो इस प्रकार की कंपनियों की जो एप्लीकेशन है वो बहुत अधिक मात्रा में आती है। जैसे मैंने ये कहा ना, ये 10,000 के लिए कितने
50,000, ठीक है। जैसे हम देखते हैं अपने इंडिया में मेन प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ठीक है ना प्रॉब्लम। इंडिया की जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसे रिक्रूटमेंट आती है, भर्ती आती है, तो आप देखते हो कि वैकेंसीज है वो तो है 10,000 के लिए, और लाइन में कतार में लगे हुए हैं वो 20 लाख लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब उसके लिए भी किस प्रकार से गवर्नमेंट सिस्टम बनाती है और उसको किस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये जो ओवर होता है इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना है। और ये एडजस्टमेंट इंटरनल पॉलिसी है प्रत्येक कंपनी की, वो किसको मना करता है, किसको शेयर अलॉट करता है, इसके लिए कंपनी लोग इंटरफेयर नहीं करती है। वो कंपनी की इंटरनल जो कंपनी है उस पर ही ये कहती है कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करके किसको शेयर अलॉट करने हैं, किसको मना करना है, वो आप अपनी व्यवस्था देखोगे, ये करते हैं। तो आज स्टूडेंट हम कहाँ तक पहुंचे हैं, ओनली एप्लीकेशन मनी रिसीव, कहानी आगे बाकी है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कोड, फाइनल कोड। इसी स्टेप से अपन प्रत्येक क्वेश्चन को अपने माइंड में इसी स्टेप से करेंगे कि भाई ये, तो मैं कहता हूँ कि इक्विटी शेयर वाले चैप्टर में आपके किसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज की अपनी क्लास में हम पहुंचे हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, उसमें 3 केस है, लेस देन, इक्वल और मोर देन, ठीक है। और इससे आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के इतना काफी है, थैंक्स।